दोस्तों, आपका अपने चैनल पावर पॉइंट ज्ञान में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अनोखा होने वाला है। जो भी टरबाइन फील्ड में काम करते हैं या बीटीजी एरिया में काम करते हैं, उनसे सवाल जरूर होता है कि आपके इजेक्टर का परफॉर्मेंस आप कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, जिनको नहीं मालूम है वो ध्यान से सुने, और जिनको मालूम है वो भी ध्यान से सुने। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, टू स्टेज इजेक्टर परफॉर्मेंस। दोस्तों, आज की डेट में हमारे यहाँ जो भी इजेक्टर होता है वो सेकंड स्टेज, टू स्टेज बोलते हैं। मतलब एक में इंटरकूलर होता है और दूसरे में आफ्टर कूलर होता है, तो उनको बोला जाता है टू स्टेज जो है इजेक्टर। और दोस्तों, कहीं कहीं वैक्यूम पंप भी लगा होता है जो मोटर ड्रिवन होता है। तो दोस्तों, उनके लिए भी सेम यही जो है सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों, टू स्टेज इजेक्टर का परफॉर्मेंस चेक करने के टोटल 5 जो है तरीके हैं या 5 स्टेप्स हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग, जो होता है पैरामीटर। दूसरा होता है दोस्तों कंप्रेशन रेशियो। तीसरा होता है दोस्तों ड्रॉप टेस्ट प्रोसीजर। और चौथा होता है दोस्तों सब कूलिंग। और पांचवा होता है कंडेंसर वैक्यूम परसेंटेज। अब दोस्तों, बारी बारी में एक एक चीज को क्लियर करूंगा, आपको एक एक चीज क्लियर होगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग पैरामीटर, इसमें 3 चीजें होती हैं दोस्तों। पहला होता है मोटिव स्टीम प्रेशर एंड फ्लो। मोटिव मतलब धक्का देने वाला, मतलब जब भी हम अपने इजेक्टर का परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो पहले देखते हैं कि उसमें इनलेट प्रेशर मतलब मोटिव स्टीम प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है। दोस्तों, सबके प्लांट में अपने अपने डिजाइन डेटा होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 8 से 12 केजी जो है आपको प्रेशर मेंटेन करना है, और टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है। अब दूसरा दोस्तों कि उसका जो होता है सक्शन प्रेशर और टेम्परेचर। अब दोस्तों, सिंपल सी बात है, इजेक्टर का सक्शन क्या होगा? तो आपको मालूम होगा कि इजेक्टर सक कर रहा है एयर को, तो जो कंडेंसर से एयर लाइन आ रही है उसकी बात कर रहे हैं, उसी को सक्शन बता रहे हैं। तो सक्शन प्रेशर मतलब वैक्यूम -85 से 90 के बीच में होना चाहिए। और दूसरा जो होना चाहिए दोस्तों उसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर दोस्तों जो होना चाहिए वो कम से कम जो है हमारा टेम्परेचर 35 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों, इतना ही क्यों होना चाहिए टेम्परेचर, उसका भी रीजन है दोस्तों। अगर सपोज दैट कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, और कम हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, हमारा पहले इजेक्टर काम समझ लिए। इजेक्टर करता क्या है? इजेक्टर क्या करता है, कंडेंसर से एयर और प्लस ट्रैप स्टीम खींचता है। तो दोस्तों, ट्रैप स्टीम मतलब बहुत थोड़े अमाउंट में स्टीम की मात्रा आती है और एयर एक्सेस अमाउंट में आती है। तो दोस्तों, इसको खींचता है, मतलब अनकंडेंसेबल गैसेस को अपनी ओर लेता है। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि जब मैं टेम्परेचर ज्यादा की बात करूंगा तो उसका मतलब है कि वहां पे एयर के साथ एक्सेस अमाउंट में स्टीम आ जा रही है। अब एक्सेस अमाउंट में स्टीम क्यों आ रही है? उसका रीजन है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कंडेंसर का ट्यूब लीकेज हो गया है, या फिर उसके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब उसका ट्यूब फाउल हो गया है, उसके अंदर में कचरा जम गया है, उसके अंदर में डस्ट आ गया। तीसरा दोस्तों कि अगर ये दोनों ठीक नॉर्मल है तो तीसरा चेक करेंगे कंडेंसर में वाटर का फ्लो, मतलब जो कंडेंसर में कूलिंग वाटर का इनलेट फ्लो है वो सही है कि नहीं है। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो भी मेरा जो है कि उस कंडीशन में जो सक्शन का टेम्परेचर बढ़ता है। अब दूसरा है सक्शन टेम्परेचर डाउन होना, मतलब जो ये रेंज है 35 से 45, अगर कम हो जाए 25 से 30 हो जाए तो उसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि एयर के साथ स्टीम खींच रहा है इजेक्टर, लेकिन इनकेस मैं हार्डवेयर लेवल बहुत ज्यादा कर दूं और उस कंडीशन पे मैं ज्यादा बढ़ाकर चलाऊं तो क्या होगा, इजेक्टर ट्रैप वाटर खींचने लगेगा, तो जो मॉइस्चर के कंटेंट आएगा उसकी वजह से मेरा जो है टेम्परेचर डाउन मिलेगा। और तीसरा है दोस्तों कि इंटर स्टेज प्रेशर। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मेरा जो है इंटर स्टेज में जो स्टीम कंडेंस होने आ रही है उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो 0.2 से 0.3 अटा के बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों, इतना ही क्यों होना चाहिए? अगर सपोज दैट ये बढ़ गया तो इसका मतलब है कि मेरा जो है वहां पे कंडेंस नहीं हो पा रहा, मतलब चोक हो गया कूलर। अगर कूलर चोक हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि इंटर स्टेज में ना आके वो क्या चीज चला जाएगा, आफ्टर स्टेज में। जब आफ्टर स्टेज में जाएगा तो क्या होगा, आफ्टर स्टेज में लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि जो चीज इंटर स्टेज का काम था अगर वो आफ्टर स्टेज में चला जाएगा तो डेफिनेट है कि उसका जो है परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा और मेरा वैक्यूम डाउन होने लगेगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा जो है ऑपरेटिंग पैरामीटर। अब दोस्तों, अगला पॉइंट है कंप्रेशन रेशियो। दोस्तों, देख के बाद डर लग रहा है कंप्रेशन। दोस्तों, पहले बताओ कंप्रेशन रेशियो का मतलब क्या होता है। तो रेशियो मतलब दो चीज का संबंध या रिलेशन, मतलब डिस्चार्ज प्रेशर अपॉन सक्शन प्रेशर। तो दोस्तों, जो डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर का जो रेशियो होता है वही होता है कंप्रेशन रेशियो। अब कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव पड़ना, दबाव देना। क्या होता है, इजेक्टर क्या होता है, एयर को खींच रहा है, एयर को खींचता है तो एयर को क्या करता है, दबाव देता है, दबा करके बाहर फेंकता है। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर मेरा कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है मतलब दबाव बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है मतलब इनडायरेक्टली बैक प्रेशर बढ़ रहा है। तो जो आपने बैक प्रेशर कंडेंसर में सुना होगा वही कम इजेक्टर में चीज हो रही है। तो जितना ज्यादा इजेक्टर का बैक प्रेशर होगा एयर उतना कम निकलेगी, और मेरा क्या होगा कि एयर कम सक्शन होगा, जब निकलेगा ही नहीं तो सक्शन कम
होगा दोस्तों तो मेरा कंप्रेशन रेशियो बढ़ता जाएगा। तो जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो तो क्या बोलना है, उतना ज्यादा इजेक्टर का परफॉर्मेंस लो। तो दोस्तों ये हो गया मेरा कंप्रेशन रेशियो। लेकिन अब अगर कोई बोले कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि मेरा नोजल चोक हो गया, इसकी वजह से जो है कि मेरा जो है अपना जो है कंप्रेशन रेशियो बढ़ा। दूसरा, या तो जो मोटिव स्टीम फ्लो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया, उसकी वजह से भी जो है कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है। अब दोस्तों जो है मेरा अगला पॉइंट होता है ड्रॉप टेस्ट प्रोसीजर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं मालूम है पावर पॉइंट में सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इजेक्टर का ड्रॉप टेस्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया जाता है, इसमें इजेक्टर को क्या होता है 1 मिनट के लिए बंद किया जाता है। क्यों बंद किया जाता है दोस्तों, देखिए जब भी ड्रॉप टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले ड्रॉप टेस्ट करने से पहले एक बार जो है डीसीएस में जाकर के वैक्यूम नोट कर लिया जाता है, और वैक्यूम नोट करने के बाद फिर उसके बाद इजेक्टर को जो है 1 मिनट के लिए काटा जाता है या बंद किया जाता है, मतलब स्टीम को बंद कर दी जाती है। उसके बाद जैसे 1 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद ड्रॉप हुआ वैक्यूम को नोट करते हैं। 1 मिनट में जितना वैक्यूम ड्रॉप हुआ उसको नोट कर लेते हैं, फिर फाइनली स्टीम लाइन चार्ज करके इजेक्टर को लाइन में ले लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि बिफोर एंड आफ्टर, मतलब पहले क्या था वैक्यूम और अब क्या है वैक्यूम, दोनों का क्या होता है कि हम डिफरेंस निकालते हैं, मतलब डेल्टा पी। और जो डेल्टा पी आता है उससे हमें पता चलता है कि हमारा इजेक्टर कैसा वर्क कर रहा है। अगर डेल्टा पी बहुत ज्यादा है इसका मतलब है कि ड्रॉपिंग रेट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कंडेंसर में प्रॉब्लम है। अगर ड्रॉपिंग रेट कम है इसका मतलब मेरे इजेक्टर में प्रॉब्लम है। तो ड्रॉपिंग रेट का दोस्तों ये एक टेबल बनाया हूं, देखिए अगर 0.3 से कम है तो मतलब अच्छा है, अगर 0.3 और 0.6 के बीच में है ड्रॉपिंग रेट, तो अगर 0.3 0.6 मतलब कि मेरा लीकेज तो है लेकिन थोड़ा मोड़ा है, चेक करना है कहीं ज्वाइंट से कहीं ज्वाइंट वगैरह से लीकेज होगा। और अगर 0.6 से केपीए से ज्यादा है पर मिनट, मतलब 1 मिनट 0.6 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि बिग लीकेज है, मुझे जल्दी जल्दी अटेंड करना। तो दोस्तों ये हुआ मेरा ड्रॉप टेस्ट, जनरली पूछा जाता है। अगला है दोस्तों सब कूलिंग। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे सब कूलिंग क्या है, दोस्तों सब कूलिंग का मतलब क्या होता है उसको समझाने से पहले 2 चीज बताऊंगा। पहले तो ये सोचिए कि सब कूलिंग है तो होता क्या है। तो पहले क्या होता है कि इजेक्टर जो होता है ना वो क्या करता है, आपके कंडेंसर से एयर लेता है, एयर के साथ साथ ट्रैप स्टीम भी लेता है। तो क्या करता है कि एयर तो लेता है और लेने के बाद स्टीम क्या करता है कि स्टीम को गुजारता है और एयर अंदर आता है, मतलब मोटी स्टीम को गुजारता है नोजल से हैवी वेलोसिटी से। तो वहां पे क्या होता है कि नोजल के पास क्या होता है, गुजारने के बाद वेलोसिटी तो बढ़ जाती है लेकिन वहां पर क्या होता है कि वैक्यूम जोन क्रिएट हो जाता है, मतलब वैक्यूम आ जाता है, जिसकी वजह से जो होता है कंडेंसर का एयर खिंचा जाता है। खिंचाने के बाद जो होता है हमारा वही वैक्यूम दिखाता है। लेकिन अब ये जो आया एक समय एक मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद क्या होता है कि जो स्टीम पार्ट है वो क्या होता है कंडेंस होकर के पानी बन जाता है, और एयर पार्ट जो होता है जिसको बोलते हैं अनकंडेंसिबल या नॉन कंडेंसिबल गैसेस, वो क्या होते हैं रोटामीटर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो वो जो चीजें होती है मेरा इस पार्ट में मैंने समझाया, वो क्यों होता है कि अब देखिए अगर ज्यादा मेरा क्या है कि अगर मैं इसका रेंज होता है दोस्तों, इसका रेंज होता है 8 से 15, मतलब सब कूलिंग 8 से 15 का बेस्ट डिजाइन दिए गए। अगर 8 से कम हो रहा है इसका मतलब है कि वहां पे कंडेंस होने की समस्या हो रही है, मतलब क्या है सीधे सीधे चोकिंग की समस्या हो रही है। चोक हो रहा है तो मेरा उस कंडीशन पे जो है स्टीम कंडेंस नहीं हो पाएगी, मतलब कहीं ना कहीं लाइन में या नोजल में चोकिंग है। दूसरा है दोस्तों 15 डिग्री से ज्यादा, मतलब ज्यादा अगर मैं सब कूलिंग का रेंज बढ़ा देता हूं इसका मतलब है कि ज्यादा कंडेंस हो रहा है। ज्यादा कंडेंस होने का मतलब है कि मैंने जितना स्टीम बनाया उस स्टीम को कंडेंस करा के मैं बाकी हीटर में भेज रहा हूं, लेकिन वो भेज कहां पाऊंगा, तो मैं चिल्ड कर दिया, ज्यादा चिल्ड करने पे मैं स्टीम को वेस्ट कर रहा हूं। तो कुल मिला के सब कूलिंग के लॉस है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहां लिखा हुआ है एक में स्टीम कंडेंस नहीं होती है मतलब 8 डिग्री है, और एक 15 है, तो मतलब 8 से कम होना क्या निशानी है, 8 से कम होना मतलब स्टीम कंडेंस नहीं हो पा रही है, मतलब कहीं ना कहीं चोकिंग की समस्या है। और अगर 15 डिग्री से ज्यादा मतलब 15 से ज्यादा मतलब स्टीम कुछ ज्यादा ही कंडेंस हो जा रही है, मेरा स्टीम का वेस्टेज हो रहा है। अब दोस्तों आता है लास्ट और अंतिम, जिसके लिए मैं पूरी वीडियो बताने के लिए मैंने 4 पॉइंट को समझाया, कंडेंसर का वैक्यूम परसेंटेज। अब सिंपल सी बात है दोस्तों कि मैं ये तय तो करूंगा ना कि मेरा वैक्यूम कैसे खराब है, मतलब कोई भी चीज को मैं अच्छा या बुरा तब बताऊंगा जब मेरे पास कोई डेटा होगा। तो डेटा क्या होता है कि जब हम पीजी टेस्ट होता है तो उसमें हमें रिकमेंड होता है कि हमारा टरबाइन या हमारा इजेक्टर हमारे कंडेंसर में इतना वैक्यूम के लिए डिजाइन है। मान लीजिए मेरा वैक्यूम है -92, ये वैक्यूम डिजाइन, और मुझे अभी वर्तमान मिल रहा है -0.82, इसका मतलब 1 साल बाद मेरा वैक्यूम डिटोरेट हो गया। तो अब मैं डायरेक्ट अगर कंपैरिजन करूंगा तब तो ये तो सही नहीं है। सिंपल सी बात है कि वो जो लिया गया था
तो किस कंडीशन में लिया गया था, मतलब तब कूलिंग वाटर का फ्लो क्या था, कूलिंग वाटर का इनलेट टेम्परेचर क्या था, उस दौरान पे एम्बिएंट टेम्परेचर क्या था, और आज जब ले रहा हूं तो आज पर क्या है। तो सिंपल सी बात है, मैं कोई भी एक चीज का अनफेयर नहीं करना चाहता। तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि एक्चुअल वैक्यूम जो मेरा आ जा रहा है उसको मैं जो है करेक्टेड डिजाइन वैक्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, कंडेंसर का वैक्यूम। लेकिन ये करेक्टेड क्या है, मतलब जो 92 है वो 31 कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर पे लिया गया था, लेकिन अब मेरा कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर क्या चल रहा है, 34 35। तो मैं 34 या 35 डिग्री टेम्परेचर पे उस डिजाइन वैक्यूम को मैं क्या करूंगा, करेक्ट करूंगा, और जो करेक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे मैं एक्चुअल वैक्यूम को डिवाइड करता हूं, तो मेरा जो वैक्यूम आएगा उससे ही मेरे को पता चलेगा कि मेरा वैक्यूम का परफॉर्मेंस सही है कि गलत है। इसके लिए दोस्तों एक मैंने चार्ट बनाया है कि अगर मेरा जो है कि वैक्यूम परफॉर्मेंस 97% से ज्यादा है तो वो एक्सीलेंट के रेंज में आता है। अगर मेरा 93 से 97 के बीच में है दोस्तों तो वो मेरा आता है गुड के रेंज में आता है, और 90 से 93 या 90 के बीच में आ रहा है तो मेरा जो है लो के रेंज में आ रहा है, और मेरा जो है अगर 90 से कम हो जाता है दोस्तों तो क्या होता है, पुअर और फेल के कैटेगरी में आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा 2 स्टेज इजेक्टर परफॉर्मेंस। दोस्तों कहीं भी पूछा जाए तो आपको ये 5 पॉइंट बोलना है, साथ ही साथ वैक्यूम पंप के परफॉर्मेंस में भी यही वैल्यू आएंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों को मैं जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे वीडियो को देखें, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं जो मैं लेके आने वाला हूं। तो जो भाई अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी जल्दी करें, क्योंकि इसी तरीके के बहुत अच्छे अच्छे मैं कंटेंट लेके आने वाला हूं, तो कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। किसको, पावर प्लांट ज्ञान।